अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू द एमडी कैट एज प्लेटफॉर्म। और डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं हम नशीन एमडी कैट टेस्ट सेशन के ना न्यू लेक्चर्स बना रहे हैं, ठीक है। और ये पीएमसी और पीएमडीसी की स्ट्रेटजीज़ को ना फॉलो करते हुए बनाएंगे, उनका एनालिसिस किया तब जाके बनाए, ठीक है। अगर आप हमारे ग्रुप में ऐड नहीं है द एमडी कैट एज में, ठीक है, और ऐड होना चाहते हैं इस ग्रुप में ना मैसेज करके आप ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट की केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल से मालिक्यूल्स जो है इसमें सारे अब हमने पढ़ेंगे। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स की पढ़ना है, उसकी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, और हमने उसके ना फंक्शन पढ़ना है, ठीक है। तो हमने इनकी केमिस्ट्री ही मतलब कि पढ़ने जा रहे हैं। वैसे तो ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है हम, लेकिन हम जिस डिटेल में जाएंगे वो इनकी केमिस्ट्री ही होगी, इसका ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स पे। कार्बोहाइड्रेट्स आपको पता है क्या होता है, इन्हें हाइड्रेटेड कार्बन भी कहते हैं, ठीक है। और इनके लिए सैकरोन भी यूनिट्स, इन्हें को लिए ना सैकरोन मतलब कि ना लफ्ज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इनको हाइड्रेटेड कार्बन्स कहते हैं। इनमें ना कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो बिल्कुल सेम होती है, जैसे वाटर की रेशो सेम होती है। और जब मैं मोनोसैकेराइड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। डाइसैकेराइड और बाकी आगे जाएंगे तो फार्मूला चेंज हो जाएगा। तो हम ना इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? सब्सटेंस कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हैविंग द जनरल फार्मूला CnH2ON, ठीक है। तो ये इनका जनरल फार्मूला। और इसकी डेफिनेशन क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड और कीटोन डेरिवेटिव्स आर कंपाउंड व्हिच यील्ड दीस डेरिवेटिव ऑन हाइड्रोलाइसिस। अब कीटो ग्रुप क्या होते हैं? वो ग्रुप जो दोनों साइड पे आर ग्रुप अटैच होता है, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट्स पे आ जाते हैं, हम इनकी ना क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मोनोसैकेराइड यूनिट्स होते हैं और जो सिंपल होते हैं, ठीक है, सिंपल, और ये स्वीट टेस्ट होते हैं और ये ईजिली से हल भी हो जाते हैं। इस चीज़ को हमेशा याद रखना, ठीक है। ईजिली से हल हो जाते हैं और सिंपल शुगर इसी वजह से कहते हैं क्योंकि इनके ना कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते नहीं और ईजिली से ये सॉल्युबल हो जाते हैं। उसके बाद डाइसैकेराइड्स 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स होता है। और ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं? 3 से 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स होते हैं। और पॉलीसैकेराइड 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट्स होते हैं, ठीक है। डाइसैकेराइड में आगे भी क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग की। तो हम पहले पढ़ लेते हैं सिंपल शुगर को पढ़ लेते हैं, ठीक है। वो क्या होता है? मॉलिक्यूल हैविंग ओनली वन एक्चुअल और पोटेंशियल शुगर ग्रुप, दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज इनटू स्मॉलर यूनिट्स। ये मोनोसैकेराइड है, ठीक है। और ना इन मोनोसैकेराइड को हम आल्डोजेस और कीटोजेस शुगर दोनों में ना हम इनको ना मतलब कि ना क्लासीफाई कर सकते हैं उनके फंक्शनल ग्रुप की बेस पे, ठीक है। अल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप की बेस पे। तो जब हम अल्डोजेज में पढ़ेंगे तो ग्लाइसिरल्डिहाइड आएगा और कीटोजेज में पढ़ेंगे तो क्या आएगा? ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। और ये 3 कार्बन वाली शुगर होगी, ठीक है, ट्राइओजिस। अब हम आ जाते हैं अरिथ्रोरोजेज और अरिथ्रोरिलोज। याद रखना, अरिथ्रोलियोज जो है वो कीटोज है, ठीक है। और ये टेट्रोज यानी 4 कार्बन वाली शुगर होती है। उसके बाद 5 कार्बन वाली शुगर अल्डिहाइड में देखेंगे राइबोज बन जाएगी, कीटोज में देखें राइबोलोज बन जाएगी, और ये पेंटोज शुगर होती है। ग्लूकोज बन जाएगी अल्डोजेज में और फ्रक्टोज बन जाएगी कीटोजेज में, और ये हेक्सोजेज शुगर होती है। इस तरह ग्लूकोहेप्टोजेज और हेप्टोलियोज। याद रखना, सीडोहेप्टोलियोज ये कितने कार्बन वाली शुगर होती है? 7 कार्बन वाली होती है और ये कीटो ग्रुप की होती है। तो अब हम आ जाते हैं बीटा डी ग्लूकोज पे। हम इसको बीटा डी ग्लूकोज क्यों कहते हैं? क्योंकि कार्बन नंबर 1 पे ना जो OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, वो अपर साइड पे अटैच है। इस वजह से हम इसको ना बीटा डी ग्लूकोज कहते हैं, ठीक है। और ये मोस्ट अबंडेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर भी, ठीक है। वैसे नेचुरली भी देखा जाए तो ये मोस्ट अबंडेंट बीटा डी ग्लूकोज होता है, ठीक है। अल्फा ग्लूकोज अबंडेंट नहीं होता। अब अल्फा डी फ्रक्टोज में देखें तो यहाँ पे क्या होगा? कार्बन नंबर फर्स्ट पे ना जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है वो नीचे अटैच होता है, ठीक है। आगे इस बात की समझ। अब हम जाते हैं डाइसैकेराइड पे, ठीक है। डाइसैकेराइड क्या होता है? ये 2 मोनोसैकेराइड यूनिट मिलकर क्या बनाते हैं? डाइसैकेराइड। डाई का मतलब 2 होता है, या बाइसैकेराइड भी मतलब कि अगर कोई यूज़ करना चाहे कर सकता है, मोस्टली डाई बोला जाता है। अब हम ना इस डाइसैकेराइड को मैंने कहा था हम इसको ना मजीद क्लासीफाई करेंगे, ठीक है, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में, क्योंकि जहाँ से MCQs आता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है, रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है, वो एग्जांपल दे देता है फिर पूछ लेता है, ठीक है। तो रिड्यूसिंग शुगर हम देख लेते हैं, माल्टोज है, ठीक है। माल्टोज किससे मिलकर बना है? अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज, यानी 2 डी ग्लूकोज मिलकर माल्टोज बनाएंगे, ठीक है। ये नीचे फार्मूला भी दिया गया है। और उसके बाद आएगा लैक्टोज, ये भी रिड्यूसिंग शुगर है। और लैक्टोज किससे मिलकर बना है? बीटा डी ग्लूकोज से। 2 बीटा डी ग्लूकोज मिलकर एक बीटा डी लैक्टोज होगा और एक होगा बीटा डी ग्लूकोज, ये मिलकर क्या बनाएंगे? लैक्टोज बनाएंगे, ठीक है। माल्टोज बनता है अल्फा डी ग्लूकोज, यानी 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन लैक्टोज किससे बनता है? बीटा डी लैक्टोज से और बीटा डी ग्लूकोज से। अब हम जाते हैं ओलिगोसैकेराइड पे, ठीक है। सक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ये याद रखना, ठीक है। और पॉलीसैकेराइड जो है सारी की सारी वो भी नॉन रिड्यूसिंग है। अब हम जाते हैं ओलिगोसैकेराइड पे। 3 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स होते हैं, ठीक है। ये अक्कर नहीं होते फ्री एंटिटीज़ के तौर पर। और ये कैसे पाए जाते हैं? ग्लाइको कॉन्जुगेट, यानी ग्लाइकोप्रोटीन्स हो गए, ग्लाइकोलिपिड्स हो गए। और इसकी एग्जांपल कौन सी है? रेफिनोज। रेफिनोज की कंपोजिशन देख लें, अल्फा डी ग्लूकोज है, बीटा डी ग्लैक्टोज है, बीटा डी फ्रक्टोज है। उसके बाद स्टाइकोज है, ठीक है। इसके अंदर 2 ग्लैक्टोज के मॉलिक्यूल होते हैं, एक ग्लूकोज का होता है और एक फ्रक्टोज का होता है। उसके बाद आ गया वर्बेसिकोज, ठीक है, 3 ग्लैक्टोज के मॉलिक्यूल होंगे। तो ये 2 आखिरी जो थे ना, ये हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है, बट ये है कि चलें एक ना इजाफी नॉलेज के तौर पर ना आप लोगों को फ्राहम किया गया। अब हम जाएंगे पॉलीसैकेराइड यूनिट्स क्या होते हैं। पॉलीसैकेराइड
मोर देन 10 मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर बना होता है। कितने? 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट जब आपस में ज्वाइन करेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से मिलकर, ठीक है, तो क्या बनाएंगे? पॉलीसैकेराइड बनाएंगे। अब पॉलीसैकेराइड में भी फिर क्लासिफिकेशन होती है, होमोपॉलीसैकेराइड और हेटेरोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड सेम टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड से यूनिट से मिलकर बना होता है। हेटेरोपॉलीसैकेराइड मोर देन या मतलब कि ना दो, ठीक है, डिफरेंट टाइप के ना मोनोसैकेराइड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से मिलकर जब बनाएंगे तो वो क्या होगा? हेटेरोपॉलीसैकेराइड होगा। अब हम ना इनको देख लेते हैं, इनको ना हेटेरोग्लाइकन्स भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ग्लाइकन्स चेन मैंने कहा कि कार्बोहाइड्रेट्स किसके मिलकर बनती है? ग्लाइकन चेन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। अब हम होमोपॉलीसैकेराइड पे आ जाते हैं। होमोपॉलीसैकेराइड में कौन से हैं? स्टार्च, डेक्सट्रिन, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, इंसुलिन, डेक्सट्रॉन, काइटिन। अब हम आ जाते हैं हेटेरोपॉलीसैकेराइड में। एगर हो गया एग्रोज, गम हो गया, पेक्टन हो गया, हेलोरोनिक एसिड हो गया, और कॉन्ड्रिन सल्फेट हो गया, केराटिन सल्फेट हो गया, डर्मेटिन सल्फेट हो गया, और हिपेरिन सल्फेट हो गया, ठीक है। ये याद रखना, हेलोरोनिक एसिड ये कार्बोहाइड्रेट है, एसिड से ये ना भूल जाना कि ये फैटी एसिड है, याद रखना, ठीक है। अब हम इसके फंक्शन पे आते हैं, कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन। तो मोस्ट अबंडेंट जो है ना डाइट्री सोर्स ऑफ एनर्जी, आपको पता है सबसे ज़्यादा अबंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, अगर मतलब कि ना ओवरऑल नेचुरली तौर पर बयान किया जाए। और ये कितनी होती है? 4 कैलोरी पर किलोग्राम होती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा फंक्शन स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन की फॉर्म में यानी स्टोर होती है लीवर में, ठीक है, और एनिमल्स में। उसके बाद ये क्या होते हैं? नॉन डाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। सेलुलोज जो है, अगर, गम, पैक्टिन सर्व एज ए डाइटरी फाइबर के तौर पे काम भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रिकर्सर फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी राइबोस, डीऑक्सीराइबोस, डीएनए, आरएनए, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीओग्लाइकन्स। उसके बाद पार्टिसिपेट इन स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन सेल मार्कर के तौर पर काम करते हैं, यानी सेल को सिग्नल देते हैं। उसके बाद प्ले अ रोल इन लुब्रिकेशन में भी करते हैं, सेलुलर इंटर कम्युनिकेशन और इम्यूनिटी में भी। ये हमेशा याद रखना, ये सारे फंक्शन बता रहा हूँ। उसके बाद सारे वाले स्ट्रक्चर कंपोनेंट यानी ग्लाइको अमाइनोग्लाइकन्स इन ह्यूमन, सेलुलोज इन प्लांट और काइटिन इन इंसेक्ट। ये इंपॉर्टेंट 3 एमसीक्यूज बन रहे हैं यहाँ से, ठीक है, इसको याद रखना। और इसके बाद इन्वॉल्व इन डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं। तो हम ना इसकी समरी देख लेते हैं जो भी तक मैंने पढ़ा है। वैसे मैंने जल्दी पढ़ा है, बट ये चल इसकी ना समरी फिर भी मतलब कि ये एक रिपीट हो जाएगी, जल्दी जल्दी आप पढ़ा देंगे। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, ठीक है। सिंपल शुगर होते हैं 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स मिलकर बना होता है 3 to 10 मोनोसैकेराइड और मोर देन 10 से, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा अल्डोजेज और कीटोजेज, शुगर पढ़ा, उसकी मैंने एग्जांपल दी थी, ठीक है, ये सारा टेबल दिया और एग्जांपल का, इसको याद रखना। उसके बाद हम आ गए थे 2 मोनोसैकेराइड, उसमें रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आ गए थे, ठीक है। तो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर अब हम देख लेंगे। मैंने बताया था सर सक्रोज जो है ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। सक्रोज क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और पॉलीसैकेराइड जो आल पॉलीसैकेराइड है वो भी नॉन रिड्यूसिंग शुगर हैं, ठीक है। ये मतलब कि ना एक टेस्ट होता है ना, तो उस टेस्ट की बेस में हम ना इसको आइडेंटिफाई करते हैं। आगे समझ इस बात की। तो नेक्स्ट हमारा जो होगा ना, अब हम जाएंगे लिपिड्स पे, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे लिपिड की केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक हो गया। लिपिड की डेफिनेशन पढ़ने, क्लासिफिकेशन पढ़ने, सिंपल लिपिड होते हैं, कंपाउंड होते हैं, डिराइव्ड होते हैं, मिसेलेनियस लिपिड्स होते हैं। अब हम इनके डिटेल में भी पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम आ जाते हैं लिपिड्स पे। होते क्या हैं? लिपिड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं और रिलेटिव इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। और ये सॉल्युबल इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी अल्कोहल, ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म एक्चुअली आर पोटेंशियली रिलेटेड टू फैटी एसिड और यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये हेटेरो एटम्स होते हैं, ये होमोपॉलीमर, ये पॉलीमर नहीं होते, याद रखना हमेशा, ठीक है। क्योंकि पॉलीमर्स तो वो होते हैं ना जो मोनोमर से मिलकर बने होते हैं, इसके ना कोई यूनिट्स नहीं होते, ये मुख्तलिफ चीज़ों से मिलकर बना होता है, ठीक है, आपको पता है ये। तो अब ना हम पढ़ लेते हैं सिंपल लिपिड होते हैं, कंपाउंड लिपिड, ड्राई लिपिड और मिसेलेनियस लिपिड। सिंपल लिपिड फैटी एसिड अल्कोहल से, दो कंपोनेंट से, कंपाउंड लिपिड 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। और डिराइव लिपिड हम इनको ना डिराइव करते हैं किसी भी चीज़ से हाइड्रोलाइसिस करके। उसके बाद मिसेलेनियस लिपिड्स आ गए थे, ठीक है। तो अब हमने इसकी इन सब की ना डिटेल पढ़ेंगे थोड़ी थोड़ी सी, ठीक है। सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं? ये फैटी एसिड और अल्कोहल से मिलकर बने होते हैं। और इसकी एग्जांपल क्या है? ट्राइग्लिसरॉल और ट्रिग्लिसराइड, और इसको TAG भी कहते हैं। अब ये क्या होते हैं? ये स्टार फैटी एसिड विद ग्लाइसरॉल होते हैं, ठीक है, इनको न्यूट्रल फैट भी कहते हैं। और जो हम फैट खाते हैं उसमें मोस्टली TAG होता है, यानी ट्रिग्लिसराइड होता है, ठीक है। उसके बाद ये ना हमारे अंदर जो एनर्जी स्टोरेज फॉर्म होती है ये यही होता है, TAG होता है, इस बात को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट MCQs है। और ये लिक्विड स्टेट में भी पाया जाता है, उसको हम ऑयल कहते हैं, ठीक है। और वैक्सेस पे चले जाते हैं, ईस्टर फैटी एसिड विद मतलब कि ना मोनोहाइड्रिक लॉन्ग चेंज अल्कोहल होते हैं, ठीक है। फैटी एसिड भी इसके साथ शामिल होते हैं। उसके बाद वाइटली यूज इन फार्मास्यूटिकल एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज, वैक्सेस वहाँ पे यूज़ होती हैं। तो ये हो गया सिंपल लिपिड। अब हम आ जाते हैं कंपाउंड लिपिड भी। कंपाउंड लिपिड क्या होते हैं? ये फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं, अल्कोहल। उसके बाद एडिशनल ग्रुप होता है, एडिशनल ग्रुप कोई फास्फोरिक एसिड भी हो सकता है, ठीक है। फास्फैटिडिक एसिड जैसे हमने फास्फोलिपिड पढ़ा था, ठीक है, ये वो होते हैं। फास्फोलिपिड में देख लेते हैं, फैटी एसिड होता है, अल्कोहल होता है, उसके बाद फास्फोरिक एसिड होता है, और उसके साथ नाइट्रोजनस बेस होती है, ठीक है। लिसिथिन आपने पढ़ा होगा अपनी बुक में, ठीक है, या कोलिन होगा वो। उसके बाद ये फास्फोरिक एसिड यानी ग्लाइसरोफास्फोलिपिड होता है। उसके बाद स्फिंगोलिपिड होता है, ठीक है। ग्लाइसरोल में लिसिथिन होगा, सिफेलिन हो गया, कार्डियोलिपिन हो गया, ठीक है। और ये सारी की सारी क्या है? ये नाइट्रोजनस के साथ बेसिस जो अटैच होती है ना, वो उसका नाम ले रहा है, ठीक है।
तो उसके बाद हम आ जाते हैं स्फिंगोलिपिड। स्फिंगोलिपिड में स्फिंगोमाइलिन होती है और ये न्यूरॉन में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं ग्लाइकोलिपिड्स पे। ग्लाइकोलिपिड फैटी एसिड और स्फिंगोसिन से मिलकर बने होते हैं, प्लस कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और इसकी एग्जांपल क्या है, सेरिब्रोसाइट्स, उसके बाद गैंग्लियोसाइट्स। सेरिब्रोसाइट, गैंग्लियोसाइट, ये क्या है, ग्लाइकोलिपिड्स है। अब हम आ जाते हैं लिपिड। लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं और ये इसकी एग्जांपल क्या है, काइलोमाइक्रोन्स हो गया, वेरी लो डेंसिटी लिपिड हो गया, लो डेंसिटी लिपिड हो गया और HDL यानी हाई डेंसिटी लिपिड हो गया, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखना। अब हम आ जाते हैं डिराइव्ड लिपिड्स पे। डिराइव्ड लिपिड क्या होता है, मैंने पहले बताया था, हम इसको डिराइव कहते हैं, यानी खींचते हैं किसी चीज़ से ना, मतलब कि हाइड्रोलाइसिस करा के तब हमें मिलते हैं। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सिंपल आर कंपाउंड लिपिड। लिपिड की हाइड्रोलाइसिस से मिलेंगे ना, अब प्रोटीन की हाइड्रोलाइसिस से लिपिड्स तो नहीं मिल सकते ना। अच्छा, तो ये क्या होते हैं, ये फैटी एसिड होते हैं, ये स्टीरॉइड्स होते हैं, ठीक है, और ये इक्वेशनोनाइड्स होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या होते हैं, ये प्रोस्टाग्लैंडेड लिकोट्रीन्स होते हैं और लिपोक्सिन हो गया, ठीक है। स्टीरॉइड्स में जैसे वो आ गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हो गया, मिनरल कोर्टिकॉइड, ये उस नेचर के होते हैं। उसके बाद ये कीटोन बॉडीज़ के होते हैं, ठीक है। तो अब हमने इसका ना पढ़ा है, फंक्शन पढ़ना है, ठीक है। जो आखिरी स्टेज थी ना, वो आप ना भी पढ़ें तो कोई नहीं, क्योंकि हमारी बुक में ना बेसिकली 2 थी, तो ये 2 आगे वाली जो है ना एक्स्ट्रा आप लोगों को बताई गई, ताकि आप लोगों के पास एक्स्ट्रा नॉलेज हो। अब हम फंक्शन इसका पढ़ लेते हैं। स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी, मैंने पहले बताया था, ये इंपॉर्टेंट MCQs है, इंपॉर्टेंट MCQs है। ट्रिग्लिसराइड होता है, ठीक है। उसके बाद ये स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ बायो मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन में भी आपने देखा था लिपिड की कितनी थी, 22 40 थी ना इसकी कंपोजिशन। और ये मेटाबॉलिक रेगुलेटर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, यानी हार्मोन्स के तौर पर, ठीक है। उसके बाद ये सर्फेक्टेंट, डिटर्जेंट, इमल्सिफिंग एजेंट के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। एक्ट एज इलेक्ट्रिक इंसुलेटर न्यूरॉन में, प्रोवाइड इंसुलेशन अगेंस्ट चार्ज इन एक्सटर्नल टेम्परेचर, गिव शेप एंड कंट्रोल टू द बॉडी, प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन, ठीक है, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन। उसके बाद फास्फेटिडाइलकोलिन हो गया, ठीक है, ये सेकंड मैसेंजर के तौर पर भी, हार्मोन के तौर पर भी यूज़ होता है, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे जाकर उधर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल वाले में। तो इनके ना क्लिनिकल इंपोर्टेंस देख लेते हैं। क्लिनिकल इंपोर्टेंस या थीरोस्क्लेरोसिस में अपना इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं, और बाकी ये जो उधर दिया जाएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं थे तो इस वजह से हमने इसको निगलेक्ट कर दिया। अब हम जाते हैं प्रोटीन पे। प्रोटीन क्या होते हैं, ठीक है। मैं ये आप लोगों को इस वजह से जल्दी में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये मैं समरी बता रहा हूँ। डिटेल लेक्चर हमने आपको नोट्स प्रोवाइड किए या बुक से, वहाँ से कवर हो जाते हैं, ताकि हम इस वजह से ना ये कराते हैं, ताकि आप बच्चों को ना ओवरव्यू हो जाए एक चीज़ का, ठीक है। प्रोटीन क्या होते हैं, एवरी प्रोटीन मेड ऑफ 20 डिफरेंट अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है, और यूनाइटेड स्टेट होती है, और ये यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है, उसको कन्फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। कन्फिगरेशन क्या होता है, ज्योमेट्रिक रिलेशनशिप बिटवीन गिवन सेट ऑफ एटम्स, ठीक है, L and D अमीनो एसिड, लीवर रोटेटेड और डी डेक्स्ट्रो रोटेटेड, इस चीज़ को याद करना, ठीक है। ये कन्फिगरेशन और कन्फर्मेशन, ये दोनों चीज़ों का डिफरेंस है। अब कन्फॉर्मेशन और कन्फिगरेशन बस यहाँ पे बोले जाते हैं, ये होती क्या है, मैंने इसकी ना डेफिनेशन इधर बता दिया, ये लिखी भी हुई है बाकायदा, ठीक है। आप ना इसको ना नोट कर लेना, बल्कि इसके ना स्क्रीनशॉट लेके ना इसको लेकर फिर अपनी बुक पे स्टिच कर लेना, ठीक है। अब हम जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर एट वेरियस लेवल। प्रोटीन स्ट्रक्चर, अब हमने प्रोटीन की जो 4 स्ट्रक्चर्स थी वो पढ़नी है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी, उनको डिटेल में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो प्रोटीन जो है ना किससे मिलकर बनी हुई होती है, आपको पता है ये अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है, ठीक है। अमीनो एसिड यानी पेप्टाइड लिंकेज, जो इनकी अरेंजमेंट होती है, ठीक है, वहाँ से उनसे मिलकर बनी होती है, उनकी सीक्वेंस से मिलकर बनी होती है। तो ये हो गया असेंबली है, ठीक है। असेंबली का मतलब जोड़ना, ठीक है, यानी उसकी ऑर्गेनाइजेशन। प्राइमरी प्रोटीन, प्राइमरी सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड वन, मैंने अभी बताया, ठीक है, ये प्राइमरी होगी। अब आगे इसमें ना फोल्डिंग होती है, ठीक है। फोल्डिंग सेकेंडरी में हो जाती है आकर। सेकेंडरी में क्या होता है, स्टेरिक रिलेशनशिप ऑफ अमीनो एसिड लोकेटेड नियर टू ईच अदर इन प्राइमरी स्ट्रक्चर, यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर में जब 2 आपस में चेनें जुड़ती है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए से जुड़ती है, या अल्फा हेलिक्स के जरिए, या बीटा प्लीटेड शीट के जरिए से, तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को जन्म देती हैं। उसके बाद आगे पैकिंग, जब ये प्रोटीन, ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स पैक होते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो वो टर्शरी स्ट्रक्चर बन जाती है, ठीक है। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, जब यही जो टर्शरी स्ट्रक्चर होती है बार बार एक के ऊपर दूसरी आ जाए, फिर दूसरी के ऊपर तीसरी आ जाए, तो ये मिलकर फिर क्या बनाते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। अब हम ना इसकी डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि आप लोगों को ना आसानी से समझ आ जाए। सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड लिंक टुगेदर बाय कोवलेंट पेप्टाइड लिंकेज। कोवलेंट पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, ये कोवलेंट बॉन्ड है, याद रखना, ठीक है। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर में अपना रोल अदा करता है। तो ये देखिए 2 अमीनो एसिड मिलकर ना क्या बनाते हैं, एक चेन बनाते हैं अमीनो एसिड, यानी ग्लाइकोलिपिड्स, इसकी ना चेन बनाते हैं अमीनो एसिड, जो चेन बन रही है, जो एक मालिक्यूल वाटर का खारिज होगा, 2 अमीनो एसिड जब मिलकर बनाते हैं तो वो प्रोटीन ही बनता है ना। एनालिन और ग्लाइसिन आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इस तरह से इनके दोनों के मिलने से क्या होता है, एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। पेप्टाइड बॉन्ड के नतीजे में एक वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, खारिज हो जाता है, ठीक है। तो उस चीज़ को याद रखना। अब अमाइड लिंकेज नीचे ही बात बयान की गई थी। प्राइमरी स्ट्रक्चर अब हम प्रोटीन को देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए
ये सारे के सारे क्या अमाइनो एसिड ना आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब अमाइनो एसिड कई इकसाम है ना, आप लोगों को पता होगा, मतलब कि ना 175 अमाइनो एसिड से ना मिलकर ना मोस्टली जो हम मतलब कि ना देखते हैं काम आना है, ठीक है। लेकिन 25 से और 20 से ना मोस्टली अमाइनो एसिड मिलकर ना मोस्टली प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है। तो मैं ये बात कर रहा था, ये देखें एन टर्मिनल से शुरू होता है और का जो ना सी टर्मिनल यानी कार्बोक्सिल ग्रुप के टर्मिनल पर जाकर ये एंड होती है, ठीक है। एक जो चेन बनती है अमाइनो एसिड की, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये भी इन्हीं से जाकर ना आगे मिलकर बनती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना, पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो होते हैं ना, ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं, एन टर्मिनल से, और एंड कहाँ पे होते हैं, सी टर्मिनल पे, कार्बोक्सिल टर्मिनल पे, ठीक है। और ये क्या होते हैं, अब मैं बताता हूँ, लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड होती है, बैकबोन ऑफ प्रोटीन होती है, रिस्पांसिबल फॉर इट्स फंक्शन होती है, प्रोटीन हैज यूनिक सीक्वेंस डिटरमाइंड बाय जीन। जेनेटिक डिजीजेस हमने पढ़ा था, जो ल्यूकीमिया और सिकल सेल एनीमिया हमने पढ़ा था, वो किसकी वजह से होता है, ग्लूटामिक एसिड या वेलाइन, उस पर सीक्वेंस चेंज हो जाती है ना, बेसिकली वो पहली प्रोटीन की स्ट्रक्चर ना बिगड़ जाती है, इस वजह से जेनेटिक डिजीज ना वहाँ पे जन्म लेती हैं, ठीक है। इस बात को याद रखना। अब हम आ जाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड जो बनता है, हम ना उसकी देख लेते हैं, उसके मतलब क्या है पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। जो मैंने अभी आप लोगों को कहा था, ये एन टर्मिनल से शुरू होगा और कार्बोक्सिल टर्मिनल पर जाकर ख़त्म होगा, ठीक है। तो इसके साथ एक अमाइनो ग्रुप अटैच होता है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, और अल्फा कार्बन के साथ एक आर ग्रुप अटैच होता है, ठीक है, वेरिएबल ग्रुप। और जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर डिफरेंस होती है ना, तो किसकी बेस पर होती है, डिफरेंट प्रोटीन किसकी बेस पर बनते हैं, आर की, यानी आर फंक्शनल ग्रुप की बेसिस पर बनती हैं। आगे समझ इसकी बात पर। और जो पार्शली डबल बॉन्ड करैक्टर होता है, ये सी जो है ना, सी के साथ जो सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड है, ये पार्शली डबल बॉन्ड करैक्टर है, ठीक है। तो ये रिजिड और प्लेनर होता है, उसकी ना कन्फिगरेशन हमने देख लिया, सी और एन बॉन्ड के दरमियान बनता है, ठीक है। और नो फ्रीडम ऑफ रोटेशन होती है, इस बात को याद रखना। और ये मैंने दो एंगल भी बता दिए, ठीक है। सी और सी के दरमियान जो एंगल होगा ये इसको सही कहते हैं, और ये एन और अल्फा कार्बन के दरमियान जो एंगल होगा उसको फाई कहते हैं, ठीक है। ये इजाफी थी, मतलब कि अगर ज़्यादा डिटेल में भी चला जाएगा ना, वो यहाँ तक ही पूछेगा, इससे आगे ज़्यादा नहीं जाएगा। अब हम आ जाते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे, डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। रेगुलर फोल्डिंग एंड ट्विस्टिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन ब्रॉट अबाउट बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी तो फिर जगह बन जाएगी, जिस सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाएगी बिटवीन द हाइड्रोजन ऑफ NH एंड ऑक्सीजन ऑफ CO ग्रुप। तो इसकी ना 4 टाइप्स हैं, लेकिन आप लोगों की बुक में कितनी बताई गई हैं, बेसिकली इसकी ना 4 टाइप हैं। तो अगर अपर लेवल पे चले जाएंगे तो 6 हैं, ठीक है। यानी ये अगर आप लोग MPhil या ये MSc, ठीक है, वहाँ के लेवल पे चले जाएंगे, या BS में भी चले जाएंगे ना, तो ये उधर बयान की हुई है। बाकी हम देख लेते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में देख लेते हैं हम, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अभी बताया कि हाइड्रोजन बॉन्ड ही तो होते हैं, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी दो मतलब कि ना चेन्स के दरमियान, तभी प्राइमरी से सेकेंडरी में कन्वर्ट होगी। अब हम आते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक है। CO ग्रुप ऑफ ईच अमाइनो एसिड बाउंडेड टू द NH ऑफ द फोर्थ अमाइनो एसिड, ठीक है। फोर्थ अमाइनो एसिड के ना CN जो बॉन्ड बनता है, उसी को ना ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड जाकर तश्कील देता है। ये देखिए मैंने नीचे ना एरो से भी बता दिया है, ये एक ना CO, उसके बाद NH के साथ एक बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। फिर जाकर चौथा अमाइनो एसिड वहाँ पे जाकर एक बॉन्ड बन रहा है, तब जाकर अगर इस तरह चौथे मतलब कि ना पहले और चौथे अमाइनो एसिड के दरमियान अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, सेकेंडरी स्ट्रक्चर कभी नहीं बनेगी, याद रखना, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अल्फा हेलिक्स पे। फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है ना एल्यूसिडेट बाय पोलिंग एंड कोरी ने इसको सबसे पहले किया था, और ये कॉमन होती है, और ये स्टेबलाइज इसी की वजह से होती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये स्टेबल नहीं तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी स्टेबल नहीं होगी, ठीक है। और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ट्विस्टिंग होती है, ठीक है। स्ट्रक्चर स्टेबलाइज बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, coiled structure tightly coiled polypeptide backbone forming inner part of the helix side chains, ठीक है। ये मैंने जो पैराग्राफ लिखे हैं, आप ना इस लेक्चर को गौर से सुनेंगे, मैं समरी बता रहा हूँ आप लोगों को, वरना ये था मुकम्मल ही लेक्चर। अगर लेक्चर देते तो 2 घंटे का एक लेक्चर बन जाना था, मतलब कभी मैंने फुल डिटेल के साथ आप लोगों को नहीं पढ़ाया। ये मैं आप लोगों को समरी बता रहा हूँ ताकि कम वक्त में ना आप लोग सब चीज़ें कवर कर जाएँ, ठीक है। अब हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे जाते हैं, अल्फा हेलिक्स पे। मैंने आपको बताया था क्या होता है, प्रोटीन कंटेनिंग ओनली L अमाइनो एसिड लिवर रोटेटिव फॉर विच अरेंज्ड हैंड राइट हैंड अल्फा हेलिक्स इज मोर स्टेबल। राइट हैंड अल्फा हेलिक्स मोर स्टेबल होता है, याद रखना, MCQs बन सकते हैं। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट है कंप्लीट टर्म ऑफ हेलिक्स, उसके अंदर कितने अमाइनो एसिड होते हैं, 3.6 अमाइनो एसिड होते हैं, याद रखना कितने होते हैं, एक टर्न के अंदर 3.6 अमाइनो एसिड होते हैं। और डिस्टेंस पर टर्न कितना होता है, और डिस्टेंस पर टर्न को हम क्या कहते हैं, ये पिच होती है, और ये कितना होता है 0.54 नैनोमीटर होता है, या 5.4 एंगस्ट्रॉम होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है ना आखिरी हम देख लेते हैं इसका, तो वो है अल्फा हेलिक्स ब्रेकर्स जो होते हैं ना, कौन कौन से हैं, ये प्रोलीन और ग्लाइसिन। अल्फा हेलिक्स को तोड़ने के लिए कौन सी चीज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोलीन और ग्लाइसिन, ठीक है। उसके बाद फाइब्रस प्रोटीन जो बनती हैं, वो एग्जांपल मैंने दे दिया, अल्फा कैरेटिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, फिब्रिन। उसके बाद ग्लोबुलर प्रोटीन, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन, ठीक है।
तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमने अल्फा हेलिक्स पढ़ लिया। अब हम आ जाते हैं अल्फा हेलिक्स में, फिर बीटा प्लीटेड शीट पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब हम बीटा प्लीटेड शीट में आ जाते हैं। तो ये क्या होता है, ये भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर, वो प्राइमरी स्ट्रक्चर थी, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दो फॉर्म आ जाते हैं ना, एक प्राइमरी में फिर अल्फा हेलिक्स आ जाता है, और आगे सेकेंडरी में फिर क्या आ जाता है, ये बीटा प्लीटेड शीट आ जाती है। इनको भी पोलिंग और कोरी ने किया था, और ये 2 आर मोर पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बने होते हैं। जब ये इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड इनके दरमियान था, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तब सेकेंडरी स्ट्रक्चर आएगी। और ये जिगजैग ही होती हैं, इसी वजह से तो इनको नाम बीटा प्लीटेड शीट पड़ा है। अगर जिगजैग ना होती तो बीटा प्लीटेड शीट कहाँ से बननी थी ये। तो इसकी ना दो सेम होती है ये, ठीक है। ये पैरेलल भी होती हैं, जब दो अमीनो एसिड की ना चेन आपस में पैरेलल होंगी और हाइड्रोजन बनाएंगी। ये पैरेलल तरीके में भी बीटा प्लीटेड शीट बन सकती है, और एंटी पैरेलल तरीके से भी बीटा प्लीटेड शीट बन सकती है। बट ये है कि पैरेलल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिर मतलब कि ना मुख्तलिफ एटम के दरमियान हो जाएगी, और एंटी पैरेलल में देखेंगे तो वो कई और एटम के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है। अब ये एंटी पैरेलल है, ठीक है, बीटा प्लीटेड शीट्स बन रही है। अब देखें, अब यहाँ पे जो ना बॉन्डिंग बनने के चांसेस है वो कहाँ किस किस के दरमियान है, आर ग्रुप के दरमियान है, ठीक है। वहाँ पे किसके दरमियान थे पैरेलल में, वो सी और एन के में। इस बात को हमेशा याद रखना, जहाँ से दो एमसीक्यूज बन सकते हैं, ठीक है। एंटी पैरेलल बीटा बीटा शीट्स के उसमें क्या होते हैं, सिल्क फिब्रोइन होते हैं। उसके बाद बहुत पैरेलल एंटी पैरेलल बीटा शीट, ये उसके बाद नीचे दिया था कार्बोनिक एसिड में दोनों पाई जाते हैं, याद रखना, ठीक है। अब हम आ जाते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर पे। टर्शरी स्ट्रक्चर क्या होती है, ये नॉन लीनियर होती है, 3 डायमेंशनल होती है, और हाइड्रोफोबिक साइड चेन्स जो होते हैं अंदर साइड पे हाइड्रोफोबिक पाई जाते हैं, और बाहर वाली साइड होती है हाइड्रोफिलिक होती है, ठीक है। तो कंपैक्ट और बायोलॉजिकल एक्टिव कन्फर्मेशन होती है, और इसके अंदर ना डोमेन्स होती हैं। डोमेन्स ज़्यादा फंडामेंटल फंक्शनल एंड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पे। तो ये उसके ना करैक्टरिस्टिक दिए गए, ठीक है। पहला करैक्टर द अरेंजमेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन सब यूनिट इन द 3 डायमेंशनल कम्प्लेक्सेस की फॉर्म में होगी, ठीक है। द प्रोटीन विल लूज इट्स फंक्शन व्हेन द सब यूनिट आर डिसोसिएटेड। जब ये यूनिट्स जो है ना जिसके मिल्स के बनी हुई है, अगर ये यूनिट से अलग हो जाएंगे तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर गायब हो जाएगी, ठीक है। तो ये खत्म हो जाएगा सब कुछ। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ये देख लें, इसके अंदर स्टेबलाइजिंग फोर्सेस कौन सी होती हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, और वैन डर वाल फोर्सेज होती हैं, ठीक है। और इसकी एग्जांपल कौन सी है, हीमोग्लोबिन यानी टेट्रामर। एग्जांपल मैंने अभी दिए हैं, जिस साइड पे थी, आपने इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। उसके बाद आ जाता है बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर। कोवलेंट बॉन्ड हम देख लेते हैं, उसके बाद नॉन कोवलेंट बॉन्ड देख लेते हैं। मैंने पहले भी बताया था पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड में अब देख लेते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड आ जाता है और डाइसल्फाइड बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। ये क्या हो गया, कोवलेंट बॉन्ड हो गया। अब नॉन कोवलेंट बॉन्ड में फिर आ जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाता है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड या इंटरेक्शंस हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक या आयनिक बॉन्ड, और उसके बाद वैन डर वाल इंटरेक्शन भी नॉन कोवलेंट है। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड ये देख लीजिए, इसमें ना सल्फर जरूर आएगा, और जिसमें ना जो अमाइनो एसिड यूज होता है वो सिस्टीन होता है। डाइसल्फाइड बॉन्ड में अमाइनो एसिड कौन सा यूज होता है, सिस्टीन, हमेशा याद रखना। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया। हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस के दरमियान बनता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान बनता है। और हाइड्रोफोबिक बॉन्ड आ गया। हाइड्रोफोबिक बॉन्ड किस किस के दरमियान बनता है, ये 2 आर ग्रुप के दरमियान बनता है, या 2 कार्बन के दरमियान बनता है, ठीक है। यानी 2 कार्बन के दरमियान हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। तो अब आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 पोलर ग्रुप के दरमियान बॉन्ड बनेगा, ठीक है। यानी एक कार्बोक्सिल ग्रुप के दरमियान और एक अमाइनो ग्रुप के दरमियान। ये चार के चारों ने था बॉन्ड थे, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। तो बाकी अब हम आगे ना, अगर आप लोगों को फिर भी समझ नहीं है ना, तो आप ना लेक्चर दोबारा देख लेना, ठीक है। क्योंकि मैंने ना समरी आप लोगों को बताई, तो हम अभी ना इसकी फिर जो होल अभी पढ़ा है, जिसकी ना समरी अभी इसके आप लोगों के सामने डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। इसको ना गौर से देख लेना, बाकायदा इस चीज़ का ना स्क्रीनशॉट ले लेना, इस मुकम्मल टेबल का, ठीक है। तो ये आप लोगों के इंशाल्लाह मुकम्मल याद रह जाएगी। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर भी आ गई, सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी आ गई, ठीक है। उसके अंदर अल्फ़ा हेलिक्स, बीटा शीट्स, बीटा बैंड्स और सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर मैंने बताया था 4 बेसिक्स होती हैं। हमारी बुक में 2 उन्होंने बताई हुई हैं, ठीक है। हमें 2 ही करनी पड़ेंगे। उसके बाद टर्शियरी स्ट्रक्चर आ गई। ये उसके अंदर कौन कौन से बांड पे आ जाते हैं वो भी आप लोगों के दरमियान है। ये 4 बांड उन्होंने बताया, और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी बताई गया, ठीक है। और ये 4 के उधर बांड भी बताए गए हैं। आगे समझ। अब हम आएंगे न्यूक्लिक एसिड पे। तो न्यूक्लिक एसिड में आरएनए भी आ जाता है और डीएनए भी आ जाता है, आप लोगों को पता होगा। तो डीएनए वैसे ना डायरेक्टली उन्होंने तो नहीं शामिल किया, यानी न्यूक्लिक एसिड को पीएमडीसी ने, बट ये कि इनडायरेक्टली तो शामिल ही है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है, डीएनए। और आरएनए क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। तो आरएनए के अंदर राइबोज शुगर पाई जाती है। उसके बाद डीएनए के अंदर भी राइबोज शुगर होती है, लेकिन उसके साथ ऑक्सीजन नहीं होता, डीऑक्सी यानी ऑक्सीजन रिमूव्ड। तो इसी वजह से तो ना हम इसको मतलब कि ना कहते हैं कि डीऑक्सी
मतलब राइबोज शुगर है। अब न्यूक्लिक एसिड किससे मिलकर बना होता है? बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स। अब न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना होता है? आपको पता है ये नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बना होता है, राइबोज शुगर होती है और फास्फेट ग्रुप अटैच होता है, ये न्यूक्लियोटाइड हो गया। न्यूक्लियोसाइड मुख्तलिफ होता है इससे। अब हम कहना दोनों फ़र्क पढ़ लेते हैं न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के दरमियान। न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं? अगर ये नाइट्रोजनस बेस और शुगर हो ना अकेली, वो न्यूक्लियोसाइड होता है, लेकिन अगर इन दोनों के साथ फास्फेट ग्रुप अटैच हो जाए तो वो न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस था। अब हम देख लेते हैं पेंटोज शुगर जो इस्तेमाल होती है न्यूक्लिक एसिड में, तो वो कौन सी होती है? डीएनए में होती है, जो वो होती है बीटा डी 2' डीऑक्सीराइबोज। ये मैं इस तरह से बता रहा हूँ, अगर वो ज़्यादा कम्प्लेक्स में भी क्वेश्चन पूछ लेगा तो यहाँ तक जा सकता है, आगे नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये डीएनए के अंदर शुगर होती है, ठीक है, राइबोज शुगर। डीऑक्सीराइबोज यानी ऑक्सीजन रिमूव्ड, जो है ना कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है, इस वजह से इसको डाइऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं, ये डीएनए के अंदर पाई जाती है। अब हम आ जाएंगे आरएनए में, देखेंगे तो वो राइबोज शुगर ही होती है, बीटा होती है, डी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ना ऑक्सीजन तो रिमूव होता नहीं है, तो इस वजह इसके साथ हम डीऑक्सी नहीं लगा सकते, इसके साथ हम लगाएंगे राइबोज शुगर ही लगाएंगे, ठीक है। तो ये उन दोनों के ना फार्मूले भी दिए गए हैं, और ये मतलब मैंने इनका आपको ना डिटेल भी बता दी है। शुगर कौन सी होती है? पेंटोज शुगर होती है, 5 कार्बन वाली, ठीक है। अब हम आएंगे नाइट्रोजीनस बेसिस। आप लोगों ने पढ़ा होगा नाइट्रोजीनस बेसिस के अंदर, ठीक है, सिंगल रिंग्ड होती हैं, डबल रिंग भी होती हैं, ठीक है। प्यूरीन आ गया, प्यूरीन रिंग, ठीक है, उसके बाद आ गया पेरीमिडीन रिंग, ठीक है। तो अब प्यूरीन्स और पेरीमिडीन हमने ना इनमें डिफरेंस देखना है। प्यूरीन्स क्या होते हैं? प्यूरीन्स रिंग में ना ये देखें, इसके अंदर ना मतलब कि ना 2 रिंग्स होती हैं, और टोटल जो है ना कन्फर्मेशन ये 9 मतलब कि ना कॉन्फ़िगरेटेड या स्ट्रक्चर है, ठीक है, ना मतलब कि ना 9 कार्नर वाली। आगे बात इसकी समझ। प्यूरीन, अब प्यूरीन में क्या आ जाता है? एडेनिन आ जाता है और गवानीन आ जाता है, ठीक है। एडेनिन क्या होता है? ये 6 अमाइनो प्यूरीन होता है, और गवानीन क्या होता है? 2 अमाइनो 6 ऑक्सी प्यूरीन, ठीक है, ये याद रखना। तो एडेनिन की ये स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने बन गई है, उसके बाद ये गवानीन की भी स्ट्रक्चर बन गई, तो ये इनके ना स्ट्रक्चर बन गए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट तो नहीं याद रखने के लिए, बस इसको ना बल्कि सरसी नज़र अगर देख लेंगे तो फ़ायदा हो जाएगा आप लोगों के लिए। अब हम आ जाते हैं पायरीमिडीन में। पायरीमिडीन में क्या क्या चीज़ें शामिल हो जाती हैं? साइटोसिन होता है, यूरासिल होता है, और थायामीन होता है, ठीक है। आप लोग इसको ना याद रखना, ठीक है, पायरीमिडीन में। तो अब साइटोसिन क्या होता है? 2-ऑक्सी-4 अमाइनो पायरीमिडीन होता है। यूरासिल क्या होता है? 2,4-डाईऑक्सी पायरीमिडीन होता है। और थायामीन क्या होता है? 2,4-डाईऑक्सी 5-मिथाइल पायरीमिडीन होता है, ठीक है। ये ना मैं आप लोगों को एज ए ना जो 12वीं में लेक्चर या 11वीं में लेक्चर देते हैं ना, वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, तो वो इसी वजह से मैं अपना डिटेल में बता रहा हूँ। और आप ना इसकी ना कन्फिग्रेशन देख लेना कि कहाँ कहाँ पे अमाइनो ग्रुप अटैच है, कहाँ कहाँ पे CH3 ग्रुप अटैच है या CH2 ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो साइटोसिन ना डीएनए के अंदर पाई जाती है, ठीक है, और यूरासिल आरएनए के अंदर पाई जाती है। अब हम देख लेते हैं डीएनए और आरएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन सी होती हैं। आप लोगों को पता होगा डीएनए में कौन सी होती है? एडेनिन, गवानीन, थायामीन और साइटोसिन होती है। और आरएनए के अंदर क्या होती है? आरएनए के अंदर एडेनिन, गवानीन, यूरासिल और साइटोसिन होते हैं, यानी थायामीन की जगह यूरासिल आ जाता है आरएनए में, ठीक है, याद रखना। तो ये अभी तक ना हम जो पढ़ा है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अगर नहीं आई तो फिर आप ना इस लेक्चर को ना फिर दोबारा देखना, ठीक है। तो आइडेन अब हम देख लेते हैं जो ना ग्लाइकोसिडिक बांड बनते हैं, जो कहते हैं ना न्यूक्लिक एसिड में ग्लाइकोसिडिक बांड कहाँ से आ गया? वहाँ तो फास्फोडाइएस्टर बांड होता है। मैं अभी उन्हें बताता हूँ कि ये एडेनिन और राइबोस में जो स्टूडेंट्स मतलब क्यूरीज होते हैं, मैं मतलब कभी आप लोगों को बता देता हूँ ये सब कुछ कैसे ये बांड बनता है, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं एडेनिन और राइबोस शुगर है, ठीक है। तो एडेनिन के ना जो है ना नाइट्रोजन के साथ जो पोजीशन 9 पे ना ये देखें हाइड्रोजन अटैच हुआ पड़ा है, और इधर राइबोज में हम देखेंगे कार्बन नंबर फर्स्ट पे जो OH ग्रुप है, ठीक है, ये OH ग्रुप और H ग्रुप जब मिल के ना वाटर रिलीज हो जाएगा, और ये N और C के दरमियान क्या बन जाएगा? ये ग्लाइकोसिडिक बांड बन जाएगा। CN ग्लाइकोसिडिक बांड, N ग्लाइकोसिडिक बांड इसी को कहते हैं, ठीक है। CC ग्लाइकोसिडिक बांड होता है और CN भी ग्लाइकोसिडिक बांड होता है, आगे समझ। इस वजह से अब हम दूसरा बांड देख लेते हैं। जो दूसरा बांड बनेगा वो हम देखेंगे साइटोसिन और डीऑक्सीराइबोज के दरमियान, ठीक है। तो इधर भी एन ग्लाइकोसिडिक बांड बनेगा, वाटर का मॉलिक्यूल ना वो ख़त्म हो जाएगा, यानी रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं इधर कैसे कैसे बनेगा। इधर बनेगा पोजीशन 1 में ना नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है, साइटोसिन में। और इधर डीऑक्सीराइबोज हम शुगर में देख लेंगे, तो यहाँ पे कार्बन फर्स्ट पे जो है ना OH ग्रुप था, तो H और OH मिलकर वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, और N और C के दरमियान कौन सा बांड बन जाएगा? ये N ग्लाइकोसिडिक बांड बन जाएगा, और ये बीटा ग्लाइकोसिडिक बांड बन जाएगा, ठीक है। बीटा क्यों बना था? क्योंकि OH ग्रुप ऊपर अटैच था ना राइबोज शुगर की, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं साइटोसिन यूरासिल में कैसे कन्वर्ट होता है। डीअमाइनेशन होती है, याद रखना, साइटोसिन यूरासिल में कैसे कन्वर्ट होता है? डीअमाइनेशन, यानी NH2 बांड जो NH2 ग्रुप जो होता है ना रिमूव हो जाता है, ठीक है। और जो स्पॉन्टेनियस होता है ये केमिकली इंड्यूस होता है, हम खुद ब खुद नहीं करते, केमिकली इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो ये कुदरत का निज़ाम है, वो कुदरत देखें कैसे इस चीज़ को ना चला रही है।
तो हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि कुदरत मतलब हमारे बॉडी के अंदर कितने कितने रिएक्शन हो रहे हैं, खुद ब खुद हो रहे हैं, ठीक है। तो ये उन्हीं रिएक्शन का तो नतीजा कि देखें वो कुदरत ही मतलब कि ये करवा रही है। साइटोसिन यूरासिल में कन्वर्ट हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी के अंदर डीएनए भी पाया जाता है, आरएनए भी पाया जाता है, आप लोगों को पता है ना। तो ये डीएनए आरएनए मतलब कि ना एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। तो इस वजह से आरएनए मतलब डीएनए से जब आरएनए बनता है तो जो ट्रांसक्रिप्शन होती है, आरएनए से डीएनए बनता है तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं आरएनए क्या होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ आरएनए का मतलब है, ठीक है। बाकी अगर आप हमारा सही नंबर कैंट सेशन फेज़ 2 ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर ना रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टोटल सेशन की ना फीस जो 500 हमने रखी हुई है, ठीक है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जज़ाकल्लाह खैर।